सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है। अगर आपने कल के वीडियोस को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हो तो जा करके देख सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको पता ही है 934 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1K सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर से ऑल पे सेट कर देना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ओके वेट, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमेंट रिक्वेस्ट के बारे में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में कोई डाउट है, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड हमें बता सकते हो। जस्ट अगर आपका एक्स वाई जेड स्टॉक है, आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड स्टॉक का मुझे फंडामेंटल जानना है, बिजनेस जानना है, टेक्निकल्स जानने हैं, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए। और इसके साथ आपको अगर कोई यूनिक डाउट है वो भी आप लिख सकते हो। बट हाँ, स्टॉक का नाम जस्ट कमेंट मत कर देना, इससे मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके ऊपर एक्चुअल किस प्रोसेस में मैं वीडियो बनाऊँ एंड वीडियो में क्या-क्या चीज़ें कवर करूँ। तो इसलिए आप मेंशन कर दिया करो कि क्या-क्या चीज़ें आपको जाननी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सबसे पहले ये कमेंट देख लो, ये अभी का कमेंट है। ऐसे करके, हाँ। तो इनका कमेंट है, प्लीज़ एक्सप्लेन द फंडामेंटल ऑफ सीएल एजुकेट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने छोटा एल लिख दिया है, तो ये एल है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है सीएल एजुकेट के फंडामेंटल्स के बारे में बातचीत की जाए। तो स्टार्ट करते हैं बातचीत। और यहाँ पे देख सकते हो, ये है सीएल एजुकेट। और सबसे पहले आप इसका मार्केट कैप देख लो। इसका मार्केट कैप है 430 करोड़ का मार्केट कैप। मतलब ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, और माइक्रो कैप कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। और इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट ही रखने वाले हैं, शॉर्ट टर्म के बारे में बातचीत नहीं होने वाली है। पहले ही मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर, कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मैं इस वीडियो में आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। किसी भी तरह का कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके या एनालाइज करके देख करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, बिजनेस का ओवरव्यू, मतलब एक्चुअल कंपनी करती क्या है। तो ये आपको इतना पढ़ के समझ में आ जाएगा। कंपनी जो है किस में एंगेज्ड है। बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड टेस्ट प्रिपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच इंक्लूड ट्यूशन टू school students and coaching to aspirants for a variety of entrance examinations both at the school and graduate post graduate levels। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है एजुकेशन देती है और टेस्ट प्रिपरेशन ट्रेनिंग, ये सब प्रोग्राम्स करती है। जिसमें कि क्या क्या होता है, जैसे कि स्कूल स्टूडेंट्स को ट्यूशन देना, या फिर कोचिंग देना उन एस्पिरेंट्स को, मतलब जो कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, फिर एसएससी का भी एग्जामिनेशन होता है। देन और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको यूपीएससी हो गया, और उसके बाद बहुत सारे होते हैं। तो उनका कोचिंग प्रोवाइड करना एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है ये बोथ स्कूल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स तक भी होता है। मतलब आप जिस भी जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ये आपको हेल्प करेगी, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो ओवरऑल ये इसका बिजनेस है। बाकी आप अगर देखोगे यहाँ पे, मैं अगर एक बार रीड मोर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि एडटेक एंड मार्टेक क्या होता है, आप रीड करके देख लेना। अगर मैं इतना कवर करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इंडिया में ही ज़्यादातर कंपनी काम करती है, बाहर में ज़्यादातर कंपनी काम नहीं करती। 11% रेवेन्यू बाहर से आता है, 89% इंडिया से आता है। एंड यहाँ पे जो है और भी लिखा हुआ है गोइंग डिजिटल। उसके बाद यहाँ पे एआई कंज्यूमर्स, और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सबको चाहो तो आप रीड कर सकते हो। और ठीक है, तो इन्हीं सब के साथ स्टार्ट करते हैं। एंड ओवरऑल आपको बिजनेस समझ में आ ही गया होगा कि कंपनी क्या करती है। कंपनी बेसिकली जो है एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कंपनी जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है एंड टेस्ट प्रिपरेशंस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, और कोचिंग प्रोवाइड करती है एस्पिरेंट्स को एट स्कूल लेवल, ग्रेजुएट लेवल, ये सब। तो चलो, बहुत सारी बातचीत हो गई। सबसे पहले चलते हैं इसके क्वार्टर्स पे, क्योंकि बेसिकली फंडामेंटल्स के बारे में इस वीडियो में बातचीत होने वाली है। और जून 22 जून 23 अगर हम कंपेयर करें तो सेल्स आप देख सकते हो अराउंड 70 करोड़ से 90 करोड़ हो चुका है, इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.4 करोड़ से 8.86 पे जा चुका है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, अच्छी बात है। मार्जिन जो है 10.6% का मार्जिन था, जो कि घट करके 9.84% हो चुका है। मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट लगभग 12 करोड़ से घट करके 5.5 करोड़ पे आ चुका है। सवाल आता है क्यों। तो यहाँ पे जो अदर इनकम है इनका देख सकते हो, अदर इनकम 2022 में लगभग 13.5 करोड़ का अदर इनकम था, जो कि यहाँ पे घट करके सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का बचा हुआ है। और इसी वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से, इन दोनों के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट में आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने मिल रही है।
अब ये किसी भी चीज़ से, अब अगर आप देखोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अदर इनकम इसी में ज़्यादा है, 13 करोड़। बाकी कहीं पे अदर इनकम ज़्यादा नहीं है। हर जगह पे 3 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर किसी में 72 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़। कभी कभी तो लॉस भी यहाँ पे देखने मिला हुआ है। तो जो भी है, हर जगह पे 2-3 करोड़ के आसपास ही है, बट यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे 13 करोड़ के आसपास आ गया था। तो जो भी है, ईपीएस अगर आप देखोगे, इसी वजह से ईपीएस भी आपको आधा होता हुआ दिख जाएगा। 2 रुपये का ईपीएस जो है 1 रुपये का हो चुका है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा रिजल्ट इज़ गुड, बट नेट प्रॉफिट के केस में ये जो अदर इनकम है इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। लेकिन हाँ, सेल्स अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन डिक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है, तो ये आपको देखना है। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले सेल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो 166, 199, 219, 273, 273 लगभग सेम है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 263 डिक्रीज हुआ, उसके बाद 289 इंक्रीज हुआ, अच्छा है, 339 फिर डिक्रीज हुआ, 309 फिर डिक्रीज हुआ, 182 फिर इंक्रीज हुआ 209। बट अगर आप देखोगे अभी भी जो है ये 309 या फिर 263 इन लेवल से नीचे ही है। अगर आप उसके बाद 209 के बाद देखोगे 291, और उसके बाद अभी जो है इसको अगर छोड़ देते हैं, वैसे तो TTM है बट इसको फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। 2000 मार्च 23 तक ही बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओवरऑल, ठीक है, तो एक सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आप जो है ये 166 है, आप इसको 166 को 150 मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कम ही कर लेते हैं। 150 हो गया। अब अगर आप इसको डबल करते हो, ठीक है, इसको अगर आप डबल करते हो तो कितना होता है? अच्छा चलो 160 ही मानते हैं, एकदम 150 बहुत कम हो जाता है। तो 160 को अगर आप डबल करोगे होता है 320। क्या कंपनी आज तक 320 करोड़ अभी तक, मतलब अगर आप देखोगे तो सिर्फ कंपनी एक बार पहुंची है 339, मतलब 340 के आसपास। उसके बाद अगर आप देखोगे कंपनी जो है वहां तक गई नहीं है। मतलब कंपनी ने अराउंड कितने साल हो गए आप देखोगे, लगभग 12 साल हो गए, 12 या 13 साल हो गए। कंपनी ने सिर्फ अपना जो है सेल्स वो भी डबल किया है, और अभी डबल से भी नीचे आ चुका है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है। पहली बात, छोटी कंपनी है तो कंपनी इनकंसिस्टेंट होगी, ये मैं आपको पहले से भी पता होगा, मैं बताता भी हूँ, कंपनी जब छोटी होती है इनकंसिस्टेंट होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्रोथ नहीं होगा। मतलब कंपनी इनकंसिस्टेंट किस हिसाब से होती है, कि पहला बार 100 हुआ, ठीक है, उसके बाद हो गया 200, उसके बाद हो गया 150, उसके बाद हो गया फिर से 300, फिर हो गया 200, उसके बाद फिर से घट करके 150, फिर से घट करके 100, अब डायरेक्ट 300, उसके बाद फिर से घटा, फिर हो गया मान लो 250 करके, या जो भी मान लेते हैं, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, इस तरह करके ओवरऑल ओवरऑल चार्ट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट एट द एंड ऊपर जाता है और ग्रोथ दिखाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ग्रोथ नहीं है। और ये चीज़ आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है मार्च 2012 से अगर आप देखोगे तो लगभग जो है, ऐसा मैं नहीं कह रहा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हो रहा है, बट बहुत धीरे हो रहा है, बहुत धीरे। और अगर नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे देख सकते हो 15, 16, 20, 21, 16, मतलब एक ही रेंज में ये फंसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 6 करोड़ आया, डिक्रीज हुआ, उसके बाद 20 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2020-21, मतलब यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे कोरोना टाइम पे, तो यहाँ पे इसका लॉस हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पे 14, 23, 16 अभी भी जो है इसी रेंज में ही है। अगर आप देखोगे, देखो 15, 16, 21, उसी तरह से देखो 16, 14, 21 की जगह पे 23, मतलब इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। कभी 20, कभी 15, कभी 16, इसी तरह से ये जो है नेट प्रॉफिट देता है। और अगर आप ईपीएस भी देखोगे, ईपीएस ग्रोथ अगर आप देखोगे कि ईपीएस ग्रोथ है या नहीं है, तो देखो 2013 में अराउंड 4 रुपए का ईपीएस था, ठीक है, और वो जो है अभी भी अराउंड 4 रुपए का ही ईपीएस है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे 2013 की जगह 14 देख लो, यहाँ पे देखो 4.8 और अभी 4.9। तो ईपीएस ग्रोथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर भी ईपीएस ग्रोथ हुआ था, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ नेगेटिव में आ गया, फिर यहाँ पे जो है 4 के आसपास है। तो यहाँ पे मुझे कंपनी फंसी हुई लग रही है थोड़ी सी। मतलब सेल्स के केस में भी थोड़ा कंपनी फंसा हुआ लग रहा है, और प्रॉफिट्स के केस में भी थोड़ा सा कंपनी जो है फंसा हुआ लग रहा है। और अगर मैं आगे इसके परसेंटेजेस के बारे में बात करूँ तो 10 साल का 4%, आप देख करके ही समझ सकते हो नंबर कैसा है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 साल में 0% और 3 साल में -2%, तो ये कोई ग्रोथ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 25, 26, 30 इस तरह से होता तो बहुत अच्छी बात होती। ओके, सो अब आप बोलोगे कि देखो यार TTM में जो है 38% है, तो ये नंबर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ये नंबर अच्छा है, 38% इज़ वेरी गुड नंबर।
बट अगर ये नंबर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो हालत फिर से वही हो जाएगी। अगर कंपनी 38% का ग्रोथ एक बार करती है, इससे कोई फायदा नहीं है। कंपनी को इस तरह से 38%, मैं 38 नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 20 नहीं, 25, 27, फिर 30, फिर 25, फिर 23 हो गया, एक बार थोड़ा सा कम हो गया, फिर 25, फिर 30, फिर 32, इस तरह करते करते कंपनी को ग्रो करना होगा। एक बार 38% देने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 10 साल का 5% आपने देख करके समझ लिया होगा। बाकी यहाँ पे 5 साल, 3 साल और टीटीएम के नंबर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, और ऑब्वियसली नंबर्स अच्छे भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप देखोगे पहले लॉस हो रहा था, फिर थोड़ा लॉस कम हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट और ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल आपको लगेगा अच्छा, और यहाँ अच्छा है भी। बट आप अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो नंबर्स कंपनी अभी पोस्ट कर रही है, अभी जो नंबर्स नेट प्रॉफिट के लिए ला रही है कंपनी, वो नंबर्स कंपनी आज से 5-7 साल पहले भी लाती थी, और कोई नई बात नहीं है। कंपनी को नंबर्स इंक्रीज करने होंगे ना। कंपनी आज से 5 साल 6 साल पहले भी 20-21 करोड़ का ही जो है नेट प्रॉफिट करती थी, आज भी कंपनी 20-21 करोड़ या 23 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट करती है, तो क्या फ़ायदा अगर इंक्रीज ही नहीं हुआ तो। उसके बाद स्टॉक प्राइस ईएजीआर के बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं। आरओई की बात करें तो आरओई यहाँ पे बहुत कम है। आरओई कितना होना चाहिए, तो लगभग 30% के आसपास मैं बोलता हूँ। अगर 30% के आसपास है, मतलब 27, 28, 30, फिर उससे ज़्यादा 31, 35 इस तरह से, तो ये अच्छा होता है। अगर 25 के आसपास है फिर भी थोड़ा सा मैं कह दूंगा हाँ चलो ठीक है। लेकिन हाँ, ये नंबर्स बहुत ही कम है, बहुत कम है, ये नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे मुझे। एंड मैं कहता भी हूँ अगर आरओई कम है तो ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगा। ये जो ग्रोथ है 38% का, ये तभी सस्टेन करेगा जब आरओई अच्छा होगा। अगर आरओई इस तरह से 4%, 2% का आरओई होगा, आप खुद ही सोचो ना, आरओई मतलब इक्विटी पे रिटर्न, अगर 2-3% का रिटर्न नहीं आ रहा इक्विटी पे, तो आप खुद ही समझो क्या फायदा होगा, और ग्रोथ होगा कहाँ से। और इसी वजह से ग्रोथ जो है 38% ये तभी सस्टेन करता है जब यहाँ पे अच्छा आरओई मिलता, हमें यहाँ पे कम से कम 25-27% का आरओई देखने मिलता। बट यहाँ पे आरओई इतना कम है, इससे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ ये जो है सस्टेन नहीं करेगा। ये जो 38% का ग्रोथ है, ये या तो यहीं पे फंस जाएगा या फिर से डिक्रीज होकर के नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या लगता है, तो देखो यार, अगेन पहले मैं बता दूं कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे लगता नहीं है कि कंपनी यहाँ से मतलब कंपनी ग्रोथ कर रही है एक्चुअली। क्योंकि यहाँ पे जो है एक बात तो कंपनी फंसी हुई है, दूसरा बात कंपनी आरओई नहीं है, कंपनी के पास आरओई नहीं होगा तो ग्रोथ आएगा भी तो सस्टेन नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अब आप बोलोगे सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल सॉल्यूशन है यार, अगर आरओई इंक्रीज होता है तो यहाँ पे अगर ग्रोथ और आरओई बढ़ता है, दोनों को ही बढ़ना होगा, वैसे प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ेगा। और ऐसे भी थोड़ा सा आप देखोगे तो सेल्स और आरओई ये बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा, मतलब होता है ना यार कि अगर दोस्त सर्कल, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है तो सब अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और अगर फ्रेंड सर्कल ही खराब होता है तो लोग भी वैसे ही, आपको सब लोग एक ही जैसे मिलेंगे, है ना। तो वही चीज़ है, जैसे ये 3 दोस्त है, अगर इसमें से ये 3 जो है दोस्त है, अगर इसमें से कोई 2 ऊपर चला जाएगा तो एक जो है उसको फॉलो करते करते ऊपर चला ही जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हो। बाकी अभी मुझे थोड़ा सा सिचुएशन फंसा हुआ सा लग रहा है। अगेन कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड अगर आपको कोई नोटिफिकेशन का आवाज़ आए तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर देना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर चलते हैं। रिजर्व्स के बारे में बात करें, अराउंड 247 करोड़, 250 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। बोरिंग्स पहले ज़्यादा थी, अब जो है बहुत कम हो चुकी है, 17 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स है। एंड अगर आप ये भी देखोगे तो 17 करोड़ में से लीज लाइबिलिटीज़ अराउंड 1.25 करोड़, 6.25 करोड़ के आसपास की लीज लाइबिलिटीज़ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लगभग 10 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बिल्कुल ही ज़ीरो है, 70 लाख का लॉन्ग टर्म बोरिंग है, बहुत कम। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बोरिंग्स ना के बराबर है आप कह सकते हो। CWIP कंपनी थोड़ा थोड़ा कर रही है। इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर्स के पास 52% है, जो कि मुझे कम लगा। मैं कहता हूँ माइक्रो कैप्स में हमेशा 70 के रेंज में होना ही चाहिए, 70, 71, अगर 69, 68 हुआ फिर भी चलेगा, बट हाँ 70 के ऊपर होता तो बहुत अच्छा होता। बट यहाँ पे बहुत कम है, 52% मुझे बहुत कम लगता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि देखो शेयर होल्डिंग बाइंग हुई है, मतलब प्रोमोटर्स ने शेयर बाई किया हुआ है। मैं देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो हाँ बाई किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे जो नंबर है वो काफ़ी कम लग रहा है मुझे, 52%। सॉरी। आगे बात करते हैं। एफ का नंबर 8% है, विच इज़ गुड। और पब्लिक का नंबर 39% है। और यही चीज़ मैं कहता हूँ, अगर मैं देखो शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ, सॉरी। अगर आप माइक्रो कैप्स में जा रहे हो तो माइक्रो कैप्स में आपको
FIIs और DIs नहीं मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे आपको FIIs DIs देखने मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ FII और DII नहीं है। पहले थे, अब जो है वो एग्ज़िट कर चुके हैं। और पब्लिक अगर आप देखोगे, पब्लिक यहाँ पे लगभग 39% के आसपास है। जिसमें अगर आप इन HNIs को हटा दो, मतलब यहाँ पे लगभग 7%, 8, 9, 10, लगभग 10% जो है वो HNIs हैं। अगर आप अप्रॉक्सिमेटली 10% माइनस कर दो, तो 29% के आसपास जो है वो रिटेल इन्वेस्टर का परसेंटेज आता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। और इसी वजह से मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खास पसंद नहीं आया। और अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट के बारे में, तो मुझे इसमें एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो है यहाँ पे ROE। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ROE। एक बार को ठीक है, सेल्स ग्रोथ में ये नंबर अच्छा है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ में फिलहाल के लिए जो कुछ मतलब साल के 2-3 साल का ग्रोथ अगर आप देखोगे, 2-3 साल का, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो ये भी मैं मान सकता हूँ, बट ROE किसी भी तरह से कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई एक पॉइंट ROE को लेकर के कि हाँ चलो, ROE 3 साल का ROE काफ़ी अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। लास्ट ईयर का ROE चलो अच्छा है तो छोड़ देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए ROE मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी हाँ, ये सब भी मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन हाँ ROE मुझे बहुत बेकार लगा। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और बाकी सब नॉर्मल सा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और आगे बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में। वैसे तो फंडामेंटल्स तक ही था वीडियो, बट हाँ, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड सबसे पहले आप ये समझ लो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है। एंड मेरे को क्या लगता है, मुझे खुद क्या लगता है, मैंने वो शेयर किया हुआ है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो है माइक्रो कैप है, तो बहुत रिस्की है, रिस्क जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ आप देखना ज़रूर से। और इसके साथ आप कमेंट कर सकते हो, अगर कोई और डाउट है तो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।